हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के जो देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, उसमें से कुछ चीज़ें छूट गई थी बेसिक चीज़ों में। आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शायद इसके बाद एक और वीडियो लग जाए, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीटली रूप से मतलब तैयार हो जाएगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th और 12th दोनों का। तो चलिए, आज हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक देखे थे उसके बाद से आज हम लोग देखते हैं, जिसमें है अगला हाइड्रोकार्बन। हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन, जिसमें देखे थे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा देखे थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा देखे थे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग यहां से चौथा नंबर देखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। तो देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है इसको समझेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए, वैसा हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है तो कह सकते हैं वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन परमाणु, जिसमें 6 कार्बन परमाणु जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एक बंद संरचना से बंधा हुआ रहता है, क्लोज संरचना से बंधा हुआ रहता है, तथा एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु एक बंद संरचना के द्वारा बंधा रहता है, संरचना के द्वारा बंधा रहता है, तथा एक के बाद एक क्रमशः एकल और द्विबंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, एकल और द्विबंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे देख लीजिए, फिर से समझेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो शुरू होगा उसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु होंगे और उसकी जो संरचना होगी एक बंद संरचना होगी, क्लोज संरचना होगी, तथा एक के बाद एक क्रमशः एकल और द्विबंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, तथा एक के बाद एक क्रमशः एकल और द्विबंधन के द्वारा जुड़ा रहेगा। अब आगे इतना समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीजें कंसेप्ट क्लियर रखना है बस, कि कम से कम इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 6 कार्बन परमाणु, तथा एक बंद संरचना होती है और उसके बाद एक के बाद एकल और द्विबंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि इसमें मूलतः 3 कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि एक कम से कम 6 कार्बन परमाणु बंध रहता है एक संरचना के रूप में, उसके बाद एक के बाद एकल बंधन और द्विबंधन के द्वारा यह जुड़ा रहता है। चलिए, इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है वह सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n-6 होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n-6 होता है। और अगर आगे हम देखें तो इसमें n बराबर हो जाता है 6, 7, 8, यानी 6 से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम देख लीजिए परिभाषा में बताए हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु एक बंद संरचना के रूप में बंधा रहता है, तो यह कम से कम कितने कार्बन परमाणु होंगे, 6 कार्बन परमाणु होंगे,
चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। तो देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल है बेंजीन कहते हैं उसको। तो देखिए रखते हैं 6, तो 6 रखेंगे तो एन की जगह पर 6 रखेंगे तो C6 और H 2 में 6 से गुना होगा तो 6 दूनी 12। अब 12 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 6, यानी C6H6 पहला जो हाइड्रोकार्बन हुआ वह हुआ C6H6, जिसको हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। यह क्या है? बेंजीन C6H6। और इसमें बताए हैं कि इसकी जो संरचना बनेगा, देख लीजिए परमाणु एक बंद संरचना के द्वारा बंधा रहता है, तो इसकी जो संरचना बनेगा वह एक बंद संरचना होगा, क्लोज संरचना होगा। तो देखिए कैसी संरचना होगी, इसको ध्यान देंगे। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो एक इस तरह से बंद संरचना रहेगा। उसके बाद फिर और देखे हैं कि एक बंद संरचना के द्वारा बंधा रहता है तथा एक के बाद क्रमशः एकल और द्विबंधन के द्वारा जुड़ा रहता है। तो एक के बाद क्रमशः एकल तो द्विबंधन, फिर एकल तो द्विबंधन, एकल तो फिर द्विबंधन के द्वारा जुड़ा रहता है। तो चलिए अब देख लीजिए कार्बन कितने हैं? 6 है। तो देख लीजिए जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपका बेंजीन का संरचना सूत्र बन गया। यह किसकी संरचना सूत्र है? तो यह जो है बेंजीन का संरचना सूत्र किसकी है? बेंजीन का। या इसी बेंजीन को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, संरचना सूत्र इसका इस प्रकार से भी हो सकता है। देख लीजिए इसमें भी एक सिंगल तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल तो एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल तो एक डबल बॉन्ड बन गया। यही आपका संरचना सूत्र हो गया बेंजीन का। ई कर लीजिए या तो ई कर लीजिए। एक और यौगिक है बेंजीन का, एक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक और यौगिक, जो दूसरा यौगिक है, प्रथम यौगिक यही है। प्रथम जो हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में का वो C6H6 होगा। और दूसरा जो है, तो चलिए हम लोग दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा को हम लोग कहते हैं टुइलुइन, टोलुइन बोलते हैं। दूसरा क्या है? टोलुइन बोलेंगे दूसरा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा। तो यहाँ पर दूसरा के लिए 7 रखेंगे, तो 7C7, तो 7 दूनी 14 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8, यानी कि C7H8, जिसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। अब देखिए इसकी संरचना सूत्र कैसे? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वह क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी यह जो है वह बेंजीन का व्युत्पन्न है, वह बेंजीन का व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न कहने का मतलब क्या होता है कि बेंजीन से जुड़ करके बना होता है इसका अन्य का जो हाइड्रोकार्बन होगा, अन्य यौगिक मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जितना भी यौगिक होगा वह बेंजीन से जुड़ने के बाद ही बनेगा, बेंजीन से जुड़ेगा उसके बाद ही बनेगा। तो देखिए कैसे? तो सबसे पहले जब बेंजीन से जुड़ेगा ही तो इसको हमको पहले तो बेंजीन बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन देखिए बना लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले बेंजीन हम लोग बना लिए, सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। अब देखिए सबके साथ हाइड्रोजन हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पर। अब देख लीजिए कि कुल कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें अब कार्बन की बात कर ले तो कार्बन कितने हैं? 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ही है। तो एक यहाँ पर कार्बन ले लेंगे और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुट जाएगा। तो देख लीजिए कि कार्बन की संख्या कितने हो गए? 7 और हाइड्रोजन की संख्या 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना हो गया आपको एक बेंजीन का भी उत्पन्न है जिसका नाम है टोलुइन। या इसी को हम लोग संरचना बना सकते हैं, इस प्रकार से संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे।
तो देख लीजिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। अब इसमें एक जुड़ा हुआ है CH3, C1 2 3, मतलब कि कितने हुए, CH3 जुटा हुआ है। इसमें क्या जुटा हुआ है, CH3 जुटा हुआ है। चलिए अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पूरा देख लेते हैं। तो देख लीजिए वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु क्लोजली रूप से बंद होता है। कम से कम 6 परमाणु की जो संरचना होती है वह बंद संरचना होती है, तथा इसमें जो मतलब कह सकता है कि एक के बाद एक एकल बंधन और द्विबंधन के बाद द्वारा जुड़ा रहता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखें इसमें कि इसका जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वह होता है CnH2n-6 होता है, जहां n बराबर 6 से शुरू करके यानी 6 से शुरू करके 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, क्योंकि यहाँ हम लोग परिभाषा में देख लिए कि कम से कम कार्बन कितनी होनी चाहिए, तो कार्बन कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। चलिए इसमें 2 एग्जाम्पल भी देखे, कार्बनिक यौगिक 2 देखे, एक देखे बेंजीन और दूसरा देखे टोलुइन। फिर और क्या देखे कि जो प्रथम सदस्य इसमें के है वह बेंजीन है और बेंजीन का ही व्युत्पन्न टोलुइन है। क्लियर। चलिए उसके बाद एक पॉइंट और इसी में आता है कि इसको एरोमेटिक क्यों कहा जाता है। तो इसका वजह यह है कि बेंजीन या टोलुइन जो यौगिक है अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसमें एक विशेष सुगंध होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक विशेष सुगंध होता है। इसी सुगंध के कारण इस यौगिक को हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। इसी सुगंध के कारण इस यौगिक को एरोमेटिक, जैसे बेंजीन को, टोलुइन को, इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखें। तो क्यों रखें, क्योंकि इसमें एक विशेष सुगंध होता है। जैसे आपको बता दें कि इत्र बनाने में यानी सुगंधित चीजों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, अर्थात बेंजीन का, टोलुइन का, इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगे, जो चीजें हम पढ़ाते हैं उसमें अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ आपका जो हाइड्रोकार्बन था वह कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोकार्बन कितने बताए थे, 4 बताए थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चारों क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं समावयवी। एक अगला जो आता है पॉइंट वो है समावयवी। तो देखिए समावयवी किसको कहते हैं, तो देख लीजिए वो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न एवं भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। यानी कह सकते हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान, जिसके अणुसूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र एवं भौतिक तथा रासायनिक गुण, भिन्न भिन्न हो। रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वह समावयवी कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, समावयवी कहलाता है। तथा
यह जो घटना हुई कि वैसा कार्बनिक यौगिक है जिसके अणु सूत्र तो समान है परंतु संरचना सूत्र एवं भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, अलग अलग है, तो उसको हम समवयवी कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देख लें तो C5H5 जो है C5H5, तो C5H5 जो है इसको हम लोग कह सकते हैं पेंटेन। इसको क्या कहेंगे? पेंटेन। तो सॉरी C5H12 होगा, सॉरी। जैसे एल्केन समूह का है तो सूत्र हो जाता है CnH2n+2, तो 5 यहाँ रखे तो 5 10 2 कितना हो जाएगा? 12। तो C5H12 जिसको हम पेंटेन बोलते हैं, यह एक समवयवी है क्योंकि अणु सूत्र तो C5H12 में रह जाएगा लेकिन इसके संरचना सूत्र क्या हो जाएंगे? अलग अलग। और जब संरचना सूत्र अलग अलग होगा तो उस कंडीशन में भौतिक और रासायनिक गुण अपने आप भिन्न भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे C5H12 को लिए तो देखिए संरचना सूत्र अलग अलग कैसे हैं, तो बना लेते हैं संरचना सूत्र। तो देखिए 3 और 2 5, उसके बाद बना लेते हैं, देख लीजिए, हाइड्रोजन सबके साथ जुड़ जाएगा, एक हुआ संरचना सूत्र आपको ए, देख सकते हैं। इस संरचना सूत्र को हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। इस संरचना सूत्र को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। तथा अगला देखिए, अभी हम क्या बोले कि समवयवी उसको कहते हैं जो जिसमें अणु सूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र और भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वह समवयवी कहलाते हैं। और एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, तथा यह घटना जो है, तथा यह घटना समवयवता कहलाता है, समवयवता कहलाता है इस घटना को। तो देखिए ये हो गया, आपको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, एक संरचना सूत्र बना क्योंकि संरचना सूत्र अलग अलग है ना, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। तो देखिए, तो अगला बनाते हैं कार्बन इस प्रकार से, उसके बाद देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन सबके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन कितने? 12, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कार्बन रख लेते हैं क्योंकि 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 जुड़ गया, तो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11, और एक कितने हो गए? 12। यानी देख लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो इसको, ये जो नॉर्मल पेंटेन है इसको हम लोग कह लेते हैं आइसोपेंटेन। इसको क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन बोलते हैं, जो एक अलग निकला। तो ये भी संरचना सूत्र इसी का है। संरचना सूत्र देखिए अलग अलग हो रहा है, ई है अलग, ई है अलग, क्योंकि इसमें कार्बन जो है इस प्रकार से है। अब अगला देख लीजिए इसको, तो 1 2 3 ले लेते हैं, कार्बन 4 तक लिए थे, एक देख लीजिए इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुटेगा इस प्रकार से, देख लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है, तो कार्बन अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए कितने? 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 हो गए। तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया क्या? हाइड्रोजन, और कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए कार्बन। तो देख लीजिए सब वही है, C5H12 E भी है, C5H12 E भी है, और उसके बाद E भी जो है C5H12 भी है, जिसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं? नियोपेंटेन कह देते हैं। क्लियर है? समवयवी, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं समवयवी को। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र एवं भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हो। देख लीजिए अणु सूत्र C5H12 भी है, और लेकिन संरचना सूत्र E बन गया, एक E बना, एक E बना, तीनों के तीनों पेंटेन ही है, लेकिन एक संरचना सूत्र को हम नॉर्मल पेंटेन, एक संरचना सूत्र को आइसोपेंटेन, एक संरचना सूत्र को नियोपेंटेन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं
समअवयवी तक क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह को। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या है, जरा देख लीजिए कि प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो देखिए कार्बन जो है वह, कार्बन को हम शुरू में भी बताए थे कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक बनाता है, तो इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर भी बनाएगा, फिर कार्बन जो है हैलो समूह के तत्वों से मिलकर बनाएगा, फिर कार्बन जो है नाइट्रोजन से मिलकर बनाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के यौगिक बनाया, तो उसको तो चार भाग में बांट करके हम लोग पढ़ लिए, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाएगा, कार्बन हैलो समूह के जो तत्व है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके साथ यौगिक बनाएगा, क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा यौगिक। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसी के लिए है प्रकार्यात्मक समूह। तो समझिए प्रकार्यात्मक समूह क्या है से। तो देखिए प्रकार्यात्मक समूह क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रकार्यात्मक समूह, तो देखिए प्रकार्यात्मक समूह किसको कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक, जब किसी कार्बनिक यौगिक में, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई समूह जुड़ जाता है, कोई तत्व जुड़ जाता है, जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का पूरा गुण निर्भर करता है। कह सकते हैं कि जब कार्बनिक यौगिक, जब कार्बनिक यौगिक में कोई समूह जुड़ा होता है, में कोई समूह जुड़ा होता है, में कोई क्या होता है, समूह जुड़ा होता है, जिस पर कार्बनिक यौगिक का, जब कार्बनिक यौगिक में कोई समूह जुड़ा होता है जिस पर कार्बनिक यौगिक का भौतिक, कार्बनिक यौगिक का कह सकते हैं मुख्य गुण, यानी मुख्य गुण के मतलब रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिक का क्या रासायनिक गुण निर्भर करता है, वह क्या कहलाएगा, प्रकार्यात्मक समूह कहेंगे, प्रकार्यात्मक समूह कह देंगे। क्लियर है। जब कार्बनिक यौगिक में कोई समूह जुड़ा होता है जिस पर कार्बनिक यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, तो उसी को हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। इस प्रकार्यात्मक समूह को अभिलक्षकीय समूह भी कहते हैं। इस प्रकार्यात्मक समूह को हम लोग अभिलक्षकीय समूह भी कहते हैं और विषम परमाणु भी इसी को ही कहते हैं। अभिलक्षकीय समूह भी इसी को कहते हैं और विषम परमाणु भी इसी को कहते हैं। तो चलिए समझेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह है क्या। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए कि C2H5 एक कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक में एक जुट गया OH, क्या जुटा OH। तो यही जो OH है, यही OH को हम लोग प्रकार्यात्मक समूह कह देंगे। यही जो OH है इसको प्रकार्यात्मक समूह या अभिलक्षकीय समूह या विषम परमाणु कहेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो C2H5 क्या है, ये एथेनॉल है। C2H5 क्या है, एथेनॉल। आप कह सकते हैं कि एथेनॉल जो कार्बनिक यौगिक है इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो प्रकार्यात्मक समूह कौन है, तो इसको कहते हैं एल्कोहल। कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है OH। देख लीजिए OH जुटा हुआ है। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है C2H5 यानी एथेनॉल जो है, तो एथेनॉल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुटा हुआ है, तो एल्कोहल जुटा हुआ है। और एल्कोहल में क्या है सूत्र एल्कोहल का, तो OH है। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर होंगे प्रकार्यात्मक समूह, उम्मीद करते हैं कि। तो चलिए
अब देखिए, अब प्रकार्यात्मक समूह तो एक ही नहीं ना है, प्रकार्यात्मक समूह तो कई हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह जब कई हैं तो सभी प्रकार्यात्मक समूह को एक सारणी के द्वारा हम लोग जरा समझ लेते हैं सभी प्रकार्यात्मक समूह को कि कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं एक सारणी के द्वारा। ठीक है, चलो है, चलो वहां। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिक। आगे हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में कुछ प्रकार्यात्मक समूह, कुछ प्रकार्यात्मक समूह। तो कार्बनिक यौगिक में कुछ प्रकार्यात्मक समूह को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, या पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इधर लिख लेंगे विषम परमाणु, यानी कह सकते हैं प्रकार्यात्मक समूह। उसके बाद बीच में लिखेंगे प्रकार्यात्मक समूह का नाम, प्रकार्यात्मक समूह का नाम, प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे प्रकार्यात्मक समूह का नाम हो गया, उसके बाद प्रकार्यात्मक समूह का, प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र, समूह का सूत्र। तो चलिए देखिए क्या क्या हो गया, विषम परमाणु यानी कि प्रकार्यात्मक समूह, उसके बाद प्रकार्यात्मक समूह का नाम, उसके बाद प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र। यानी विषम परमाणु प्रकार्यात्मक समूह ही है, लेकिन इसमें जो मूलतः होते हैं, मूलतः जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं विषम परमाणु। तो चलिए देखते हैं। तो विषम परमाणु के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, पहला जो है वह फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, या आयोडीन, जिसको हम कहते हैं हैलो समूह। प्रकार्यात्मक समूह का नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब तक जुड़ा हुआ रहेगा कार्बनिक यौगिक में तो उसका नाम क्या हो जाएगा उस प्रकार्यात्मक समूह का, तो हैलो समूह। क्या हो जाएगा, हैलो समूह। और हैलो समूह के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो प्रकार्यात्मक समूह के नाम के रूप में जो हैलो समूह का होगा फ्लोरीन, तो उसको बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे, फ्लोरो। उसके बाद बोलेंगे क्या, क्लोरीन को क्लोरो। उसके बाद बोलेंगे ब्रोमीन को ब्रोमो। उसके बाद आयोडीन को आयोडो बोलेंगे। क्लियर है, हैलो समूह के ये चारों तत्व हो गए। उसके बाद प्रकार्यात्मक समूह का अगर सूत्र की बात कर ले तो प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र होता है वो इसमें, सॉरी, प्रकार्यात्मक समूह के सूत्र की बात कर ले तो इसमें हैलो समूह में, हैलो प्रकार्यात्मक समूह में जो सूत्र होगा वह इस प्रकार से होगा, फ्लोरो के लिए F, उसके बाद क्लोरो के लिए Cl, उसके बाद ब्रोमो के लिए Br, उसके बाद आयोडो के लिए I। क्लियर है, यहाँ तक प्रकार्यात्मक समूह क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। दूसरा विषम परमाणु लेते हैं हम ऑक्सीजन, और यह जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन से कई प्रकार्यात्मक समूह का नाम है। मतलब कि ऑक्सीजन से जुड़ करके जो प्रकार्यात्मक समूह बनता है वह कई समूह बनता है, प्रकार्यात्मक समूह ऑक्सीजन से जोड़ करके। जैसे आप देख लीजिए, एक आपको है एल्कोहल, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखे भी थे, समझ रहे कि एक देखे थे हम लोग एग्जाम्पल में भी एल्कोहल को। एल्कोहल या इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह भी, हाइड्रोक्सिल समूह भी हम कहते हैं एल्कोहल को ही। अब एल्कोहल का जो सूत्र होता है, प्रकार्यात्मक समूह का जो सूत्र होगा वह होता है OH। क्लियर है, एल्कोहल का। दूसरा देखिए, इसमें आपको ऑक्सीजन ही मुख्य है, क्योंकि प्रकार्यात्मक जो हाइड्रोकार्बन था, जो कार्बनिक यौगिक था, उसमें H उपस्थित था पहले, जैसे CH उपस्थित था, CH उपस्थित रहता है, जैसे C2H5OH लिए थे, तो इसमें जो OH आया था तो C5 तो पहले से उपस्थित था, तो उसी प्रकार से H उपस्थित, तो इसीलिए विषम परमाणु क्या है, वो है। तो एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल हो गया। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड। अगला क्या है, एल्डिहाइड। इन सभी का देख लीजिए, एल्डिहाइड बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिनो, नाइट्रो, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए एल्डिहाइड का सूत्र जो होता है वो होगा CHO।
इस सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का मतलब ये है कि कार्बनिक यौगिक के साथ में यह जुटा हुआ रहेगा। ये सूत्र CHO तो समझ जाइए कि एल्डिहाइड है, अगर जुटा हुआ है OH तो समझ लीजिए कि अल्कोहल है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कीटोन, और कीटोन को हम बोलते हैं कार्बोनिल। कीटोन या कार्बोनिल बोलते हैं। कीटोन या क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कार्बोनिल बोलेंगे। तो देखिए कीटोन का जो सूत्र होता है वह हो जाता है CO। आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन तो पहले से था ही, सब में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। सब में एक्स्ट्रा क्या है? ऑक्सीजन। इसीलिए यह जो प्रक्रियात्मक समूह है यह, चलिए कीटोन या कार्बोनिल का जो प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र है वह हो गया CO। उसके बाद आता है अगला कार्बोक्सिल समूह। अगला है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वह होता है, उसका जो सूत्र होता है प्रक्रियात्मक सूत्र वह होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है COOH होता है। चलिए आपको ऑक्सीजन वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला आ जाता है नाइट्रोजन। अगला क्या है? नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है, यह जो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से जो बनता है, जो प्रक्रियात्मक समूह बनता है वह बनता है एमिनो, जिसका सूत्र होता है NH2। और अगला लास्ट है जो बनता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों से मिलकर के, मतलब नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से दोनों से मिलकर के एक जो प्रक्रियात्मक समूह है वो बनता है, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रो। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के जो प्रक्रियात्मक समूह बनता है वह होता है नाइट्रो, जिसको बोलते हैं NO2। यानी प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? NO2। अब जिस प्रकार से सभी हाइड्रोकार्बन में हम लोग सामान्य सूत्र देखे, उसमें नाम कैसे लिखेंगे, नामकरण IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, उन सभी में जो देखे एग्जाम्पल के साथ, उसी प्रकार से यह सभी प्रक्रियात्मक समूह जैसे हेलो के फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह के एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, एमिनो को, नाइट्रो को, सब में IUPAC नाम भी लिखने के लिए सीखेंगे। उसके अलावा प्रत्येक यौगिक किस प्रकार से नामकरण होगा, इन सभी चीजों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यदि आपको ये बेसिक जानकारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। और इस पर यह जो चैनल है इस पर सारा वीडियो, पूरा केमिस्ट्री 11th-12th का पूरा केमिस्ट्री का वीडियो जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।